Then in the second stanza he says, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. In the second stanza he says, then took the other. In the first stanza he mentioned one path where he saw that it bent in the undergrowth. But then he took the other just as fair, मतलब उसे वो वैसा ही सुंदर लगा. And having perhaps the better claim, और शायद, perhaps maybe, शायद, better, उससे बेहतर claim था, उससे ज़्यादा अच्छा लगा. क्यों? Because it was grassy and wanted wear. Because वहाँ पे grass थी, grassy means काफ़ी grass उगी हुई थी, and wanted wear means वहाँ पे वो रास्ता भी चाहता था कि कोई उससे चल के जाए. Wear and tear as we say means usage. Though as for that the passing there. दो मीन्स हालांकि, एज फॉर दैट जब वो उस रास्ते से गया, द पासिंग देयर जब वहाँ से वो गया थोड़ी ही आगे तक चला, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वॉर्न मीन्स उसको यूज़ किया जाना, अगैन यूजेज या डैमेज्ड दिखाता है, ये वर्ड शो करता है मीनिंग. देम रियली अबाउट द सेम. सो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि जो दो रास्ते थे उसने वो रास्ता चुना जो कि ग्रासी था, बट थोड़ा आगे जाने पे उसे लगा कि शायद दोनों बराबर के ही डैमेज्ड हैं. थर्ड स्टैंजा सेज, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब थर्ड में वो कहता है, दोनों ही रास्ते बराबर से लग रहे थे. इक्वली ले मीन्स पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे वहाँ पे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स जो पत्ते वहाँ पे बिखरे पड़े थे वो लगभग अभी हरे ही थे, कोई भी उनसे चल के नहीं गया था. ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स ट्रेड ऑन, कोई भी उनसे चल के जो है उन पे पाँव रख के नहीं गया था. जैसे कि पाँव रखने के बाद किसी पत्ते के ऊपर अगर हम यूजेज हो जाए, उसके ऊपर दबाव पड़ जाए तो वो धीरे धीरे जो है उसका कलर ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है. सो ऐसा अभी नहीं हुआ था, अभी वो लीव्स हरे ही थे. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. वो कहता है कि फर्स्ट रास्ता जो था, पहला जो रास्ता था, उसने वो किसी और समय के लिए रख दिया, किसी और दिन वो उससे जाएगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि वो ये जानता है कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाता है. नॉट ओनली दिस, देयर इज़ अ डीपर मीनिंग इन दिस पैसेज कि कैसे एक राह दूसरे को अपने आप से जोड़ती है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. तो इस समय पोएट को ये डाउट है, यानी कि उसे ये विश्वास नहीं है कि क्या वो कभी उस रास्ते की ओर वापस मुड़ के आएगा. सो जो रास्ता उसे कम यूज़ हुआ लगता है वो उस पर जाने की इच्छा जताता है. Now in the fourth and the last stanza of this poem he says, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So the fourth and the final stanza of the poem means that he says, I shall be telling this with a sigh. Sigh means एक लंबी गहरी सांस. ठीक है, तो शायद वो ये जानता है कि वो एक चैलेंजिंग रास्ते को कबूल रहा है, उस रास्ते पर जा रहा है. तो कह रहा है कि ये बात समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कि आने वाले समय में. एजेस एंड एजेस हम यूज़ करते हैं व्हेन वी से कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में, आने वाले समय में. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by. और मैंने वो रास्ता चुना जो कि, so he says that he took the one which was less travelled, and that has made all the difference. Means उसने एक रास्ता चुना है ऐसा. So वो यही कहता है कि एक ऐसे रास्ते पे वो जा रहा है
जो कि बहुत ही कम लोगों ने चुना है. सो इसी ने जो उसकी लाइफ है उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट किया है. जैसे कि कल आप भी कोई चैलेंजिंग रास्ता लें तो वही जो है आपकी लाइफ में एक रिमेम्बरेंस रहेगा इफ़ दैट यील्ड्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो on that note, we end this poem. The explanation has been ended. However, you require to find out the figures of speech involved in this poem and reply me with the same. And also, you need to find out the rhyming scheme of the poem. So that's your assignment for today. Be attentive, read it again, and answer with both figures of speech and the rhyming scheme of the poem. Thank you.